उस समय वो कद में उससे बहुत बड़ा था। जब प्रिया को लगा कि कोई उसकी ओर आ रहा है, तो उसने सिर उठाकर देखा कि यह तो अभिनव था। पहले तो उसे अपनी ओर आता देखकर वो थोड़ा चौंक गई, पर फिर उसने अपनी नजरें घुमा ली। वो दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप कुछ देर तक खड़े रहे। फिर उसने धीरे से छाता जबरदस्ती उसके हाथों में थमा दिया और बारिश में भीगता हुआ ऐसे ही लौट आया। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में उसके कपड़े बुरी तरह से भीग गए। इससे पहले कि वो थोड़ा आगे जा ही पाता, पीछे से प्रिया की आवाज आई, अभिनव। वो रुकना नहीं चाहता था, पर प्रिया ने एक बार और उसे पुकारा, अभिनव। वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि प्रिया छाता लिए उसके पीछे दौड़ी आ रही थी। वो भाग कर आई और उसके आगे खड़ी हो गई। उसने छाता अभिनव के सिर के ऊपर उठा लिया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे अभिनव आज तक नहीं भुला पाया था। अभिनव, इतने दिनों से कैसे थे तुम? उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही वो बोली, चलो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं। पहले जवाब मैं दूंगी। अभिनव, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कृतिका के बारे में मैं गलत थी। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आगे से मैं कभी भी तुम्हारी चीजों में इंटरफेयर नहीं करूंगी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं चाहती। सबसे अच्छे दोस्त? उस समय अभिनव ने दोस्त शब्द पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छे शब्द को सुनकर ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके फोन पर नोटिफिकेशंस आ रहे थे। उसका फोन जेब में ही वाइब्रेट कर रहा था। अभिनव ने धीरे धीरे आंखें खोली और आसमान की ओर देखा जो काला था, क्योंकि वो बहुत देर से अपने ख्यालों में खोया हुआ था। एक तरह से वो सोया हुआ सा लग रहा था। थोड़ी देर में जब उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ है, तो उसने पाया कि वो अभी भी अभय के स्मारक के पास ही बैठा था। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी यादों में बहुत पीछे चला गया था। अभिनव ने एक और सिगरेट जलाई और मुंह में रखकर धीरे धीरे कश खींचा। फिर उसने अपना फोन निकाला। टीना ने उसे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था, अभिनव, मुझे तुम्हें कोई बहुत बड़ी बात बतानी है। कल शाम प्रिया रूम में वापस नहीं आई। आज दोपहर जब वो रूम में आई तो बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही। फिर उसने एक कॉल लगाई। तुम्हें पता है उसने किसे फ़ोन किया? वो एक मैच मेकिंग कंपनी को फ़ोन कर रही थी। असल में वो एक ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती है। अभिनव, मैंने अभी इस बारे में उससे बात की और वो सच में शादी करना चाहती है। मैंने उससे पूछा पर क्यों, लेकिन उसने मुझे कोई ठीक सा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि बस मैं शादी करना चाहती हूँ। वो बहुत तेजी से सब कुछ कर रही थी। कल ही उसने इस बारे में सोचा था और आज वो शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। अभिनव कुछ देर तो सोचता रहा। फिर उसने जल्दी से टीना के लिए एक मैसेज टाइप किया, ठीक है, और अपना फोन एक तरफ रख दिया। वो थोड़ी देर तक वहीं बैठकर अपनी सिगरेट पीता रहा। फिर उठा और उसने अभय की फोटो की ओर देखा। भाई, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जवाब में उसे बस रात का सन्नाटा ही मिला। भाई, तुम मुझसे वादा करते हो, है ना? अभिनव ने अभय की ओर देखकर उसे प्रणाम किया और बहुत देर तक उसके सामने झुका रहा। फिर वो उठकर बोला, थैंक यू भाई। उसकी आवाज बहुत गंभीर थी। अपनी बात कहने के बाद वहां बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर वो बाहर आकर अपनी कार में बैठा और धीरे से अपने परिवार के प्राइवेट शमशान से निकलकर शहर की ओर चल दिया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स तेजी से पीछे की ओर भाग रही थी, मानो समय पीछे जा रहा हो। एक बार फिर वो अपने हाई स्कूल की यादों में खो गया। आखिरी बार बातचीत के बाद फिर उन्होंने कभी भी आपस में लड़ाई नहीं की। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स करीब आ गए थे और वो असाइनमेंट्स बनाने में बहुत बिजी थे। अभिनव अभी भी चुपचाप उसके लिए नोट्स बनाता था। अब वो साथ ही साथ यह भी सोचने लगा था कि कैसे वो कॉलेज के एग्जाम्स के बाद उसे अपने दिल की बात कहेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने यह पक्का कर लिया कि वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद प्रिया से कन्फेस करेगा। पर उसने जो सोचा था वो कर नहीं पाया, या यूं कहें उसे यह करने का मौका ही नहीं मिला। उसे लगा कि पिछले 2 बार के झगड़ों के बाद अब वो प्रिया के साथ और झगड़ना नहीं चाहता था, और उसने यह कभी भी नहीं सोचा था कि तीसरी बार का झगड़ा तो उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर कर देगा।
यह तीसरा झगड़ा कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम से कुछ दिनों पहले ही हो गया। यह सब उस दिन हुआ जिस रात उन्होंने बहुत पी ली और एक साथ सो गए। यह बस वही जानता था कि उस रात खुशी से उसका दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा था। वो यह सोच सोच कर खुशी से पागल हुआ जा रहा था कि आखिरकार वो लड़की जिसको उसने इतने सालों तक प्रोटेक्ट किया था, आखिरकार उसकी हो गई थी। वो बहुत ही खुश था। ऐसा लगता था मानो उसे सारा संसार मिल गया हो। पर तुम्हें पता है, स्वर्ग और नर्क के बीच बस एक पतली सी दीवार होती है। उस रात जब वो उसे दूसरी बार प्यार कर रहा था, तो उसने एग्जाम से पहले उसके बड़े भाई का नाम लिया। अब है, अब है, अब है। बार बार उसका नाम ले रही थी। उसकी आवाज बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका मतलब था कि जिस लड़की को वो प्यार करता था, उसके अंदर छुपी हुई भावनाएं भी थी। अपने सपनों में वो उसे अपना बनाना चाहता था, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जब उसका सपना वाकई सच होगा, तो वो पल कुछ ऐसा होगा। उस लड़की को जिसे वो सीक्रेटली 2 सालों से भी ज्यादा समय से गार्ड कर रहा था, जिसे वो प्यार करता था, उसे कोई और पसंद था। और वो कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई अभय था। उसे लगा कि वो शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत काम कर रहे थे, पर प्रिया के दिमाग में, उसके दिमाग में तो उसका बड़ा भाई था। यह एक बहुत कड़वा सच था। गाड़ी चलाते हुए अभिनव की उंगलियां बहुत जोर से कांप रही थी। उस रात उसे यह नहीं समझ में आया कि वो प्रिया के उठने के बाद उसका सामना कैसे करेगा। इसलिए वो उसके उठने से पहले ही वहां से चला गया। सुबह होने तक वो पूरी रात अंधेरे में सड़कों पर घूमता रहा। फिर घर आकर वो सो गया और जब उठा, तब भी उसे प्रिया की खुशबू आ रही थी। पहले उसे जब भी प्रिया की खुशबू आती थी तो वो दीवाना हो जाता था, पर आज उसे घिन आ रही थी। उस दिन उनके बीच जो हुआ, उसके 3 दिनों बाद की उस दोपहर को वो कभी नहीं भूल पाया। अभय आराम कर रहा था और अभिनव उसके पीछे अपने ख्यालों में खोया हुआ बैठा हुआ था। तभी एक फोन बजा, पर वो उसका नहीं था। यह अभय का फोन था। उसने फोन पर एक नजर डाली और फोन की स्क्रीन पर उसे मुनमुन लिखा हुआ दिखा। उसने बस यूं ही फोन उठा लिया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्रिया ने अभय को क्यों फोन किया होगा। वो एक पल के लिए तो अभय का फोन हाथ में लिए हुए थोड़ा झिझका, पर फिर उसने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। अभय, क्या आज रात तुम फ्री हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम रात में 8 बजे लंदन प्लाजा आ सकते हो? उस रात उसने उसके मुंह से अभय का ही नाम सुना था, तो उसका मतलब था कि प्रिया ने उस रात बहुत पी रखी थी, इसलिए उसे लगा कि वो अभय था। और क्योंकि वो उसके उठने से पहले ही वहां से चला गया था, तो शायद प्रिया को लगा कि जो कुछ हुआ वो उसके और अभय के बीच हुआ था। वो तीसरा दिन था। उस दिन से वो उनके घर नहीं आई थी। उसने अपनी माँ को कहते सुना था कि प्रिया स्कूल के डॉर्म में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके थे। अब शायद वो अभय से 3 दिन पहले की रात जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहती होगी। जाने उसे क्या हुआ, पर वो थोड़ी देर तक मैसेज की ओर देखता रहा। फिर उसने ओके लिखकर जवाब भेज दिया। जल्द ही उधर से जवाब भी आ गया। ओके अभय, आई सी यू टुनाइट। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसने प्रिया के सारे मैसेज डिलीट कर दिए और फोन एक तरफ रख दिया। अभिनव और अभय एक जैसे दिखते थे। वो एक दूसरे से इतना मिलते थे कि उनके पेरेंट्स भी उन्हें नहीं पहचान पाते थे। बचपन से ही अभिनव कलाई में एक लाल रंग का धागा पहनता था, जिससे कि दोनों की पहचान हो सके। उस दोपहर को 4 घंटे तक परेशान रहा। अंत में जब अभय का ध्यान कहीं और था, वो चुपके से उसके कुछ कपड़े अपने बैग में रखकर घर से बाहर निकल गया। वो बार्बर के यहाँ अभय की एक फोटो ले गया और उसने एकदम उसके जैसी ही हेयर स्टाइल बनवा ली। फिर उसने एक पब्लिक रेस्टरूम में जाकर कपड़े बदले और अपनी कलाई से वो लाल धागा हटा दिया। थोड़ी देर तक उसने टैक्सी का वेट किया और टैक्सी मिलते ही लंदन प्लाजा की ओर बढ़ गया। उसके वहां पहुंचने तक प्रिया नहीं पहुंच पाई थी। उसने खुद को एक खंभे के सहारे टिकाया और उसका इंतजार करने लगा। उसे सिगरेट पीने का मन हो रहा था, पर उसे याद आया कि अभय सिगरेट नहीं पीता। यह सोचकर उसने अपने आप को किसी तरह से रोका। 8:10 हो चुके थे। तब कहीं जाकर प्रिया वहां पहुंची।
उसने उसे बस से उतरते देखा। प्रिया ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई और तब कहीं जाकर उसे वो दिखाई दिया। दूर से ही वो मुस्कुराई और दौड़कर उसकी ओर आने लगी। वो आकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसे यह नहीं पता चला कि यह असल में अभय नहीं था। फिर वो धीरे से बोली, अभय। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। ही डिडंट मेक अ साउंड। अगर वहाँ सच में अभय ही खड़ा होता तो वो बिल्कुल शांत रहता, इसलिए प्रिया को कुछ अजीब नहीं लगा। वो शायद थोड़ी नर्वस थी और पूरा समय अपनी बाह को पकड़े हुए थी। थोड़ी देर बाद उसने उसकी ओर देखा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती है, उसका चेहरा लाल पड़ गया था। कुछ देर के बाद शायद उसने अपने शब्द ढूंढ लिए थे। बोली, उस रात वो तुम थे? एपिसोड 33। फिर रुक गई। उसने एक बार फिर बोलना शुरू किया। उसके शब्दों में ज्यादा विश्वास था। उस रात वो तुम ही थे ना, है ना? उसे पता था किस रात की बात कर रही थी। क्योंकि वो अभय होने का नाटक कर रहा था तो वो चुप ही रहा। उसने दोबारा पूछा तो उसकी आवाज में ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उस रात तुम ही थे? मैं सही कह रही हूँ ना? वो समझ गया कि प्रिया को गलतफहमी हो रही थी और इतनी देर से वो अपना भाई होने का नाटक कर रहा था। पर उसके मुंह से यह बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे यह सच्चाई जानकर बेहद बुरा लग रहा था कि वो उसे नहीं, उसके भाई को चाहती थी। उसे डर था कि कहीं वो अगर वहां इस तरह खड़ा रहा तो वो टूट जाएगा। इसलिए उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। पर वो अपनी बात पर ही अड़ी हुई थी। मैं जानती हूँ कि उस रात को तुम ही थे। मैं और जो कुछ कह रही थी वो उसके भाई के लिए था। अब वो इस बारे में और कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। तेज कदमों से उससे दूर भाग जाना चाहता था। पर प्रिया पीछे से आती हुई उससे बोली, मैंने बहुत पहले ही मैंने तुम्हें नोटिस किया था। मैं वो अपने शब्दों को ठीक से नहीं कह पा रही थी। पर जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर प्रिया की ओर देखा। तुम्हें हमेशा से चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहती थी। क्या तुम? उसकी आंखों में देखकर प्रिया ने सीरियस होकर पूछा। इस बात को सोचकर आज भी उसका दिल दर्द से भर उठता है। मुझे चाहते हो? चाहता है। वो उसे चाहता है। प्रिया ने उससे पूछा कि क्या वो भी उसे चाहता है। पर यह सवाल उसके लिए नहीं था, यह तो अभय के लिए था। उसे प्रिया के लिए आज तक उसने जो कुछ किया वो सब बेमानी लग रहा था। अभिनव को लगा कि वो अब और ये सब सुन नहीं पाएगा। उसने अपने आप को जलन और गुस्सा होने से रोका, पर अंत में वो खुद को नहीं रोक सका। जब उसने कहा, बॉयफ्रेंड, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तो उस समय तो उसे ऐसा लगा मानो उसके दिल पर किसी ने 3 बार खंजर मार दिया हो। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। पर उसने अचानक से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खींचता हुआ एक गली में ले जाकर दीवार पर धक्का दे मारा। फिर उसने बहुत बुरी तरह से उससे पूछा, कीमत बोलो। उसने ऐसा सिर्फ प्रिया को यह जताने के लिए कहा कि उसे पता चल जाए कि वो अभय नहीं था, जिससे वो अपने दिल की बात कहने आई थी। वो तो अभिनव था। उसने ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में देखा, जिसे देखकर उसे पता चला कि वो कितनी अचंभे में थी। मुझे एक दाम बताओ, चाहे यह जलन थी या उसके अंदर का पागलपन, पर उसे देखकर लगता नहीं था कि उसका गुस्सा शांत होने वाला था। प्रिया की चुप्पी ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया और उसने आव देखा ना ताव प्रिया के टॉप को फाड़ दिया। उसने उसकी खुली हुई छाती को देखा और उसे याद आया कि किस तरह उस रात उसने अभय का नाम लिया था। इतने दिनों तक अपने जज्बातों को दबाने के बाद आज उसका गुस्सा फूट पड़ा था। देखो, अगर तुम अपने सारे कपड़े मेरे सामने उतार भी दो तो भी मैं तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में ऐसा नीचा दिखाने वाले और घटिया शब्द अपनी असली भावनाओं को छुपाने के लिए कहे थे। उसे पता था कि उस रात प्रिया यह सोचकर कि वो अभय के साथ थी बहुत खुश थी, पर फिर भी
उसने जानबूझकर क्रूरता से उसके सपनों के एक तरफा प्यार को कुचल दिया। वो सिर्फ इतना ही नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि वो गलत इंसान के साथ सो गई थी। वो चाहता था कि उसे यह भी पता चल जाए कि वो अभय नहीं था, जिसे वो इतनी शिद्दत से चाहती थी। वो तो अभिनव था। इसलिए उसने एक बार फिर कहा, अगर मैंने उस रात इतनी ज्यादा नहीं पी होती तो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें छुआ भी होता? उसकी बाह पकड़े हुए प्रिया की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी और उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसे पता था कि उसके शब्द कितने चुभने वाले थे, पर उसके मन में उस समय बिल्कुल भी दया नहीं थी। उसे बस यह याद आ रहा था कि किस तरह उस रात उसने अभय का नाम लिया था और उसे सुनकर उसे कितना दुख और शर्मिंदगी हुई थी। उसने उसे दर्द दिया था और बदले में वो भी उसे दर्द देना चाहता था, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो मिठाई ना खा पाने की हालत में उसे खराब कर देना चाहता हो। उसने उसे और चुभते हुए शब्द कहे, सच कहूं तो मुझे पता भी नहीं था कि उस रात मैं किसे छू रहा हूँ। उसने ऐसी दुखने वाली कठोर बातें जानबूझकर कहीं। उसने ऐसा दिखावा किया मानो उसे प्रिया से जुड़ी किसी बात में दिलचस्पी ना हो और उसने पैसे की बात करके उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। बोलो, अपना दाम बोलो। बताओ कितने रुपए में हम ये बात यहीं सेटल कर सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसा कि उसे अंदेशा था, प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसके शरीर में खून ही ना रहा हो। उसे लगा कि शायद वो रो देगी, पर उसने खुद को संभाला और उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाकर वहां से जाने लगी। उसने उसे इतना बुरा भला कहा था, फिर भी वो उसके इतने गुस्से के बावजूद इतनी शांत थी और उसे कुछ कहे बिना वहां से जा रही थी। वो टूट चुका था और बहुत अपसेट था। उसे जाते हुए देखकर उसने पीछे से बहुत कड़वे शब्द कहे, सुनो, अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदम बढ़ाते हुए गली से बाहर निकल गई। यह सारी बातें सोचता हुआ वो वापस अपने फैमिली हाउस के आंगन में पहुंचा। उसे बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो कार के अंदर बैठा हुआ ही विला के ऊपर लगी चमकीली लाइट्स को देखता रहा। वो मन ही मन उस गली से खुद को निकलते हुए देख रहा था। उस रात जब वो उसकी नजरों से ओझल हो गई, तब वो उसकी जिंदगी से भी पूरी तरह से ओझल हो गई। उसके बाद के सालों में वो दिल्ली में रहने लगा। उसने उसे कुछ एक बार देखा, पर वो कभी उसके सामने आया नहीं। अगर कृतिका ने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया होता तो शायद उसने इस तरह चुपचाप प्रिया को देखते हुए अपनी जिंदगी को नहीं बिताया होता। उसे डर था कि वो इतनी मुश्किल से कोमा से बाहर आने के बाद कहीं उसका दोबारा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए वो चाहता था कि वो उसकी नजरों के सामने ही रहे, जिससे कि वो उसे सेफ रख सके। इसलिए वो उसी शहर में आ गया और उसी स्कूल में एडमिशन भी ले लिया जहाँ वो पढ़ रही थी। यह बात सोचकर उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अपने मन में वो उस लड़की से जिसे उसने इतने सालों तक प्यार किया था और देखभाल की, कहना चाहता था, प्रिया, मेरे प्यार, हमने कितने साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, पर अब मैं चाहता हूँ कि हम अपने बचे हुए साल एक साथ बिताएं। चाहे हम अपनी जवानी अलग अलग क्यों न रहें, पर तब भी मैं तुम्हारे साथ अपने बाकी बचे हुए दिन साथ बिताना चाहूँगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अभिनव चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चल पड़ा। जाने से पहले वो अभय के रूम में गया और वहां से उसने उसकी कुछ चीजें उठा ली। दिल्ली में उसे अपने घर पहुंचने में शाम के 6 बज गए। लंबे सफर के बाद वो थका हुआ था। उसने शॉवर लिया और फिर बिस्तर पर गिर गया। उसे नींद आई ही थी कि उसका फोन बजा। उसने तकिए के नीचे से फोन ढूंढकर निकाला और देखा कि टीना की कॉल आ रही थी। उसने फोन उठाया और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, टीना की आवाज आई, अभिनव, प्रिया सब कुछ बहुत जल्दी कर रही है। कल रात उसने ब्लाइंड डेट पर जाने का डिसीजन लिया और आज रात तो वो सच में जा भी रही है। मैंने व्हाट्सएप पर तुम्हें उसकी लोकेशन भेज दी है। अभिनव तुरंत उठ गया। उसने टीना को बस गॉट इट कहा और फोन रख दिया। उसने अपना फोन उठाया और खिड़की से बाहर कुछ देर तक काले आसमान को देखता रहा। फिर चादर उठाकर बेड से बाहर निकला और कपड़े बदलने लगा। वो अंडरग्राउंड पार्किंग से गाड़ी निकाल कर लाया। बाहर बारिश होने लगी थी।
टीना के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचकर वो कैफे के बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। अभिनव अभी कैफे के एंट्रेंस पर पहुंचा भी नहीं था कि उसने खिड़की के पास प्रिया को बारिश की ओर देखते हुए देखा। उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने शायद अपनी बातचीत खत्म कर ली थी और वो आदमी वेटर को बिल के लिए बुला रहा था। वेटर जल्दी से चेंज लेकर वापस आया। उस आदमी और प्रिया ने कुछ देर और बातें की, फिर वो एक साथ उठकर बाहर आ गए। वो आदमी अपनी कार की ओर चल पड़ा, जबकि प्रिया कैफे के दरवाजे पर ही सिर झुकाकर खड़ी रही। वो शायद टैक्सी बुक करने के लिए फोन पर कुछ देख रही थी। समय बीतता जा रहा था, पर कोई टैक्सी नहीं आई। अभिनव ने अपनी नजर घुमाई और फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वो अपनी कार लेकर कैफे के सामने आकर रुक गया। पैसेंजर सीट के शीशे को नीचे करते हुए अभिनव ने हॉर्न दबाया। प्रिया, जो अपने फोन को देख रही थी, अचानक से चौंक गई। कैफे से निकलती ब्राइट लाइट में अभिनव साफ साफ देख सकता था कि प्रिया की नजरें तुरंत उसकी कलाई पर पड़ी। यह देखकर कि कलाई पर लाल धागा बंधा हुआ था, प्रिया की आंखों में टेंशन उभर गई। उसने मेरी कलाई पर लाल धागा सिर्फ इसलिए देखना चाहा कि वो पहचान सके कि मैं कौन हूँ। अभिनव ने अपनी आंखें झुकाकर इस तरह देखा मानो वो दिखाना चाहता हो कि उसने प्रिया के चेहरे पर टेंशन को देखा ही ना हो। फिर उसने धीरे से पूछा, कॉलेज वापस जा रही हो? ऐसा कहकर उसने कार के पिछले दरवाजे की ओर देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। प्रिया उसी जगह कुछ देर खड़ी रही, फिर मुश्किल से मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू मिस्टर अभिनव, दैट्स ओके, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। अभिनव ने 2 सेकंड तक प्रिया की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। बिना कुछ कहे उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और निकल गया। आगे जाकर अभिनव चौराहे से मुड़ गया और रोड के दूसरी ओर कैफे के ठीक सामने कार रोककर खड़ा हो गया। इतनी तेज बारिश में भी अभिनव साफ देख सकता था कि प्रिया अभी भी कैफे के डोर के सामने ही खड़ी थी। बहुत देर के बाद बारिश रुक गई। प्रिया, जो कह रही थी कि वो किसी का इंतजार कर रही थी, कैफे से निकलकर पास के मेट्रो स्टेशन की ओर चल दी। इसका मतलब उसने जो कहा था वो बस एक बहाना था। वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, वो बस उसकी कार में नहीं जाना चाहती थी।